चलो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर। ठीक है, दो चैप्टर एक साथ हमें पढ़ने, एक थ्योरी ऑफ डिमांड और एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो ये डिमांड का और एक पढ़ना है सप्लाई का, क्योंकि 12th में जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो कल मैं पढ़ा रहा था उनको, तो मैं यही रेफरेंस दे रहा था कि आपने माइक्रो में पढ़ा होगा डिमांड। तो वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 12th में तो वहाँ पे आता है ADAS, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक नैरो लेवल पे काम करती है, मतलब इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में। लेकिन मैक्रो जो क्या है, एज अ इकोनॉमी, एज अ होल की बात करती है। मैक्रो में चीज़ें वही हैं बट एज अ इकोनॉमी लेवल पे, पूरे भारत में डिमांड कमोडिटी की, पूरे भारत में सप्लाई कमोडिटी की, पूरे भारत में सप्लाई किसी सर्विस की। तो हम जो डिमांड पढ़ रहे हैं किसके एंगल से, एक पर्टिकुलर कस्टमर द्वारा किसी वस्तु की गई डिमांड, तो हम एक पर्टिकुलर एंगल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड और उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हालांकि देखा जाए तो चैप्टर एक ही है, किसके बारे में, डिमांड। तो डिमांड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मांग, और सप्लाई को पूर्ति। ठीक है, मांग किसके एंगल से होता है, कंज्यूमर के एंगल से। कंज्यूमर क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड करता है, और फिर वही जो सप्लायर होता है उसी प्रोडक्ट या सर्विस की क्या करता है, सप्लाई करता है। क्लियर, ओके। उसके बाद देखिए, तो मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप बस उस टॉपिक को देखते रहो और इसी कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करो। ठीक है, मैं क्लास के सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक है बस आप उसको मीनिंग पे जो टॉपिक पढ़ा है उसके साथ आप रहो। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में मीनिंग क्या लिखी हुई है। देखो डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड एंड सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। थोड़ा सा टिपिकल डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि डिमांड क्या है। देखिए सिंप्लीफाइड डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। डिमांड क्या है, डिफरेंट प्राइस के चेंजेस होने पे जो कंज्यूमर क्या करता है, किसी भी गुड्स की क्या करता है, मांग करता है, उसे हम डिमांड बोल रहे हैं। डिमांड क्या है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, कभी कम खरीदता है कभी ज़्यादा खरीदता है। अगर आपको याद हो, मैं एक दिन मजाक कर रहा था कि देख रहा है नवरात्रि में कह रहे 70 रुपये दर्जन, याद है, ये क्या है, प्राइस क्या है, 70 रुपये दर्जन। तो उस टाइम डिमांड क्या है, कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन मैंने आपको कहा था, देख रहे हैं सीजन की वजह से प्राइस ज़्यादा है, फेस्टिवल है, देखना अभी केले कम हो जाएंगे। और मुझे याद है आज 30 रुपये दर्जन की आवाज़ लग रही थी। तो ये क्या है, कंज्यूमर उसको रिस्पॉन्ड करता है। कंज्यूमर क्या करता है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यहाँ कमोडिटी वर्ड बार बार आ रहा है, पता है ना कमोडिटी क्या है, कमोडिटी होता है पदार्थ की बात हो रही है, वो गुड्स की बात हो रही है जिसपे हम डिमांड की बात करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, खाने की चीज़, पहनने की चीज़, ओढ़ने की चीज़, फैशनेबल चीज़, कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, अब दो चीज़ों के बारे में देखते हैं। एक है हमारे पास, अब हम डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं हमने, ठीक है, डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं और इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं कौन हूँ, कंज्यूमर हूँ, आप एक कंज्यूमर हो। तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करता है। ठीक है, किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम मॉडरेट है, किसी की इनकम कम है, वो अपने हिसाब से खर्च करता है। तो उसका रिस्पॉन्स होता है किसी भी गुड्स पे, उसका रिएक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि हर लोग महंगाई बढ़ने पे कम खर्च करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम मानते हैं अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए तो लोग कम खरीदते हैं। हम एक नॉर्मल कंज्यूमर की बात करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं कि जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है वो क्या रिस्पॉन्स करता है। ठीक है ना, तो एक नॉर्मल कंज्यूमर का सिनेरियो, डिमांड क्या कहती है कि नॉर्मल सिनेरियो में एक नॉर्मल कस्टमर ग्राहक क्या करता है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड को कम कर देता है, प्राइस गिरने पे डिमांड थोड़ा ज़्यादा कर देता है, क्योंकि ये सोचता है कि अगर प्राइस किसी गुड्स के कम हो गए हैं तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले लूँ, उसको फ्यूचर में यूज़ कर लूँ, मेरी सेविंग कहला जाएगी। और अगर प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ जाती है तो कंज्यूमर क्या सोचता है, मैं उस टाइम ज़्यादा ना खर्च के उस टाइम कम खर्च कर लूँ, कम कंज्यूम कर लूँ और अपना गुजारा कर लूँ, उसके बाद जब प्राइस कम होंगे तो मैं ज़्यादा ले लूँ। तो नॉर्मल सिनेरियो क्या बना, इफ प्राइस
ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज। तो हम ये कह सकते हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ में आई? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, अब डिमांड शेड्यूल क्या कहता है? देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या कहता है, कोई भी आप प्राइस ले लीजिए और इस थ्योरी को प्रूव कर दीजिए जो मैंने आपको समझाया। क्या प्रूव करना है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी। तो एक डिमांड शेड्यूल हम सिंपल ले लेते हैं। आप पी एक्स को दिखाइए, क्या पी एक्स को क्या दिखाइए? प्राइस, और क्यू एक्स को क्या दिखाइए? क्वांटिटी डिमांडेड। पी एक्स को आप बढ़ाते जाइए 1 2 3 4, और क्वांटिटी डिमांडेड को आप शुरू कीजिए ज़्यादा से और धीरे धीरे क्या कीजिए? कम कीजिए। आप कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। और इसी को हम किस में प्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? हम देखेंगे प्रेजेंट जब करेंगे तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप का मतलब होता है ऊपर से नीचे गिरना, और अपवर्ड स्लोपिंग क्या होता है? नीचे से ऊपर बढ़ना। क्लियर? ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी एक किसी पर्सन की, एक्स की बात कर रहे हैं, वाई की बात कर रहे हैं, जेड की बात, किसी एक ग्राहक की, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं कि वो क्या रिएक्ट करता है किसी प्राइस के घटने बढ़ने पे। और इसी को हम मार्केट के एंगल से देखें तो 2 3 10 20 कंज्यूमर को अगर मिला के ग्राफ बनाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। प्राइस सेम हमें दिखाना है 1 2 3 4 शेड्यूल बनाने को आएगा। इस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड 4 3 उसको हम गिराएंगे एक दूसरे एक्स कमोडिटी का, और इस तरीके से दूसरे कंज्यूमर का दिखाएंगे। यानी एक कंज्यूमर क्या कर रहा है? 4 से शुरू कर रहा है, मतलब वो कोई भी क्वांटिटी लेता है वो भी कम करता है, दूसरा कंज्यूमर भी कम करता है। मतलब एक शेड्यूल हम ऐसा बनाएंगे जिसमें कम से कम 2 कंज्यूमर को दिखाएंगे, तो वो क्या बनेगा? मार्केट डिमांड। दोनों को जोड़ देंगे हम, तो क्यू एक्स क्या हो जाएगा कंज्यूमर में? ए प्लस बी का, कि प्राइस 1 पे क्यू और क्यू वाई का डिमांड क्या हो गया? दोनों को जोड़। इस तरीके से सेकंड प्राइस में क्यू और क्यू वाई का जोड़ क्या हो गया? दोनों को जोड़। कुल मिला के हमें मार्केट शेड्यूल में, मार्केट में क्या दिखाना है कि किसी भी कमोडिटी पे 2 कंज्यूमर, 2 से ज्यादा कंज्यूमर का रिएक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्केट। मार्केट में क्योंकि एक कंज्यूमर तो है नहीं, मार्केट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो हमारे एग्जाम के लिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या हो गया? एक कंज्यूमर, और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो गया? एक से ज्यादा कंज्यूमर। तो हम अपने एग्जाम में कितना बनाएंगे? 2 कंज्यूमर्स का। और दोनों में ध्यान ये रखना है कि दोनों जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वो लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम करते हैं। वैल्यूज क्या लेनी है? कुछ भी आप ले सकते हो। समझने के लिए क्या लेना है? प्राइस लेना है 1 2 3 4 5, और क्वांटिटी डिमांडेड कुछ भी ले लो, 10 8 6 4 ऐसे ले लो, या 4 6 4 3 2 ऐसे ले लो। मतलब आपको शो करना है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है। ठीक है, चलो ऑन करो, कर दिया। चलो देखो, इसी चीज को हम लोग कैसे देखते हैं? डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। डिमांड कर्व कैसे बनाना है? रटना नहीं है कि ऐसे होता है ऐसे होता है। शेड्यूल को हमें समझ में आया। शेड्यूल क्या बोल रहा था कि जैसे जैसे प्राइजेस 1 2 3 4 होंगे ऐसे ही क्वांटिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। 4 3 2 1, ये कुछ भी ले सकते हो। ये 4 3 2 1 मैंने क्या लिया है? क्वांटिटी ली है। 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो, या 4 3 2 1, या 4, मतलब कुछ भी हम गिरा रहे हैं। आप 40 से ले लो। बस आपको ध्यान है गैप मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं गैप क्या ले रहा हूँ? प्राइस में ले रहा हूँ 1 2 3 4। मैंने ऐसे लिए, ये दिखाया 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ? यहाँ पे मैं क्वांटिटी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी 1 2 3 4। अगर 20 30 40 होता तो हम ऐसे गैप ले लेते बराबर बराबर। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। पहले प्राइस पे क्वांटिटी कितनी है? 4। तो पहला प्राइस क्या है? ये है प्राइस, और क्वांटिटी कहाँ है? 4। यहाँ तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम? दूसरा प्राइस क्वांटिटी कितनी है? 3। तो प्राइस 2, क्वांटिटी कहाँ है? 3, तो यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है, प्राइस 3 तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 2। प्राइस 3 क्वांटिटी 2, दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम? फिर नेक्स्ट क्या है? प्राइस 4 क्वांटिटी 1, प्राइस 4 क्वांटिटी 1। ये देखो, अब इनको बस मिला दो, चारों डॉट को मिला दो, तो अपने आप डिमांड कर्व कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। और अगर आप एक एक को ऐसे स्लो करोगे तो कैसे होगा? पहले हमने कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था। थोड़ा सा मेरा हो सकता है ऊपर नीचे, आप समझने की कोशिश करो। इस तरीके से बनाया, देख रहे हो? yes, ये ऐसे बन रहा है। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर क्वांटिटी बढ़ रही है, इधर प्राइस बढ़ रहा है।
आपको ये देखना है कि यहां से यूं जाओगे, अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चलो ऑन करो, कर दिया। चलो देखो इसी चीज को हम लोग कैसे देखते हैं, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। डिमांड कर्व कैसे बनाना है, रटना नहीं है कि ऐसे होता है ऐसे होता है। शेड्यूल को हमें समझ में आया। शेड्यूल क्या बोल रहा था कि जैसे जैसे प्राइजेस 1 2 3 4 होंगे ऐसे ही क्वांटिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। 4 3 2 1, ये कुछ भी ले सकते हो। ये 4 3 2 1 मैंने क्या लिया है, क्वांटिटी ली है। 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो, या 4 3 2 1, या 4, मतलब कुछ भी हम गिरा रहे हैं। आप 40 से ले लो। बस आपको देखना है गैप मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं गैप क्या ले रहा हूँ, प्राइस में ले रहा हूँ 1 2 3 4। मैंने ऐसे लिए, ये दिखाया 1 2 3 4। और यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी 1 2 3 4। अगर 20 30 40 होता तो हम ऐसे गैप ले लेते बराबर बराबर। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। पहले प्राइस पे क्वांटिटी कितनी है, 4। तो पहला प्राइस क्या है, ये है प्राइस, और क्वांटिटी कहाँ है, 4। यहाँ तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम। दूसरा प्राइस, क्वांटिटी कितनी है, 3। तो प्राइस 2, क्वांटिटी कहाँ है, 3। तो यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है, प्राइस 3 तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। प्राइस 3 क्वांटिटी 2, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट क्या है, प्राइस 4 क्वांटिटी 1। प्राइस 4 क्वांटिटी 1, ये देखो। अब इनको बस मिला दो, चारों डॉट को मिला दो, तो अपने आप डिमांड कर्व कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। और अगर आप एक एक को ऐसे स्लो करोगे तो कैसे होगा, पहले हमने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। थोड़ा सा मेरा हो सकता है ऊपर नीचे, आप समझने की कोशिश करो। इस तरीके से बनाया, देख रहे हो, yes, ये ऐसे बन रहा है। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर क्वांटिटी बढ़ रही है, इधर प्राइस बढ़ रहा है। आपको ये देखना है कि यहां से यूं जाओगे, अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो अब हम बात करते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप ऑफ डिमांड, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है सर, ये है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला है डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, और ये माइनस में, ये है स्लोप। सर ये क्यों, डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज। क्या होता है इसका मतलब, चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज। और ये माइनस में क्यों दिखा रहे हो सर, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए माइनस का साइन। जब सप्लाई का स्लोप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा होगा, फॉर्मूला सेम होगा। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दोनों में कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये स्लोप क्या बोलता है, दोनों में चेंज। इधर देखो ये है स्लोप, ये देखो, ये देख रहे हो, ये है स्लोप, इतना सा ये स्लोप है। यहाँ पे ये स्लोप है, यहाँ पे ये स्लोप है। स्लोप का मतलब देख रहे हो चेंज। चेंज का मतलब क्या, पहले हम यहाँ थे, 4 रुपए का प्राइस था, सॉरी 1 रुपए का प्राइस था, क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 4। अगले पॉइंट पे 2 हुआ, आप कहाँ आ गए, यहाँ। तो ये और ये क्या बन रहा है, यही तो स्लोप है। और ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे हुआ, प्राइस बढ़ के आ गई, क्वांटिटी डिमांडेड घट गई। प्राइस ऊपर जा रहे हो, ये कहाँ जा रही है, घट जा रही है। यहाँ पे अगले पॉइंट पे क्या है, प्राइस 2 क्वांटिटी डिमांडेड 3, यहाँ पे आ गए। ऐसे स्लोप बन रहा है, इस तरीके से स्लोप बन रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर। देखो अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैं किसी क्वेश्चन या वैल्यू से सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा। मान लो मुझे यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, यहाँ पे स्लोप क्या है, तो आप बताओ। पहले जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की आपने, 4। फिर प्राइस क्या हुआ, 2। क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई, 3। तो चेंज ऑफ पी क्या हुआ, चेंज ऑफ पी क्या हो गया बताओ, 2। चेंज का मतलब होता है करंट माइनस प्रीवियस, 2 माइनस 1। चेंज ऑफ क्यू कितना हुआ, करंट माइनस प्रीवियस, यहाँ पे भी 1 माइनस कितना, साइन का। ये क्या है, स्लोप। यही स्लोप है। इस तरीके से जब यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी वो चेंज, यहाँ पे भी चेंज। इन दोनों का चेंज को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यही है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और ये हर लेवल पे क्या देख रहे हो, डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके लिए आपने साइन लगा दिया। क्लियर।
चलो अब हम देखते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड का इक्वेशन देखते हैं। डिमांड इक्वेशन मतलब कि एक डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। एक डिमांड को समझने के लिए क्या क्या चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, तो इसे हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या है आप बुक में देखिए, dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। ये जो आपने वेरिएबल्स पढ़े इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, डिमांड को प्रभावित करने वाले कई सारे क्या हैं, कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उसी को हम क्या पढ़ रहे हैं, डिमांड डिटर्मिनेंट्स। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है कि dx को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, तो dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट ऑफ सारे क्या डिटर्मिनेंट, जैसे px pr y t e। अब इसी को आपको समझना है सारे क्या है। तो पहला px क्या हो गया, खुद का प्राइस। खुद के प्राइस में नॉर्मली कस्टमर क्या रिस्पॉन्ड करता है, नेगेटिव रिस्पॉन्ड करता है, हमने ये पढ़ा। यानी किसी भी वस्तु की डिमांड को प्रभावित करने का पहला कारक क्या है, उसका खुद का प्राइस। अगर उसका खुद का प्राइस बढ़ेगा तो नॉर्मल जो कंज्यूमर होंगे उसकी डिमांड कम कर देंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बार बार खुद बोल रहा हूँ, कुछ अजम्पशन पे हम मान के चलते हैं। नॉर्मल कस्टमर क्या होता है, बायस्ड कस्टमर क्या करता है, डिमांड को कम कर देता है। और अगर प्राइस कम हो जाए तो थोड़ा उस वस्तु को ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है ताकि फ्यूचर में दाम बढ़े तो सेविंग्स रहे। तो पहला फैक्टर क्या हुआ, प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट या कमोडिटी। दूसरा पी ऑफ आर। पी ऑफ आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहले खुद का प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ध्यान सुनो, आप मेरे पास कोचिंग पढ़ने आए, मान लो इसी स्ट्रीट में, इसी लोकेलिटी में सेम कॉमर्स के 2-3 और ट्यूटर्स हैं सेम लोकेलिटी में, तो कहीं ना कहीं कस्टमर क्या देखता है, दूसरे इंस्टीट्यूट का प्राइस। जहां वो पढ़ रहा है प्लस जहां वो पढ़ना चाहता है, दूसरे इंस्टीट्यूट का प्राइस को अफेक्ट करता है। अगर दूसरे इंस्टीट्यूट वालों ने कोई स्कीम निकाली या कोई उन्होंने बैच लॉन्च किया तो क्या करेगा स्टूडेंट, वहां जाएगा। यानी दूसरे पदार्थ की प्राइस पे भी कमोडिटी पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे 2 कमोडिटी होती है, ध्यान समझना, 2 प्रकार की कमोडिटी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकी पहले मीनिंग समझना भी जरूरी है। सर क्या होता है सब्स्टिट्यूट, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? ध्यान सुनो, अब मेरी जिस स्ट्रीट में मैं पढ़ाता हूँ, जिस लोकेलिटी में मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ कॉमर्स का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। अब बताओ, जब कॉमर्स का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो सामने वाला प्राइस घटाए या बढ़ाए कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि आपको तो कॉमर्स पढ़ना है ना। तो आपको 2 प्रकार की गुड्स के बारे में देखना है, सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जहां आपके पास विकल्प है। विकल्प का मतलब आप वहां भी जा सकते हो, यहां भी आ सकते हो, वो भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो। कोल्ड ड्रिंक में कितने सारे सब्स्टिट्यूट है, चाय में कितने सारे सब्स्टिट्यूट है। कोई ऐसा पदार्थ है जहाँ सब्स्टिट्यूट ना हो? आजकल हर किसी का सब्स्टिट्यूट आ गया। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसी के जैसी दूसरी गुड्स का प्राइस में घटने बढ़ने से कंज्यूमर जो उसका यूज करता है उसको कम ज्यादा करता है। तो बुक में आपके दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट से टी और कॉफी। नॉर्मली माना जाता है टी और कॉफी, लेकिन ये बहुत पुराने एग्जाम्पल हैं, मैं इस एग्जाम्पल को रिकमेंड नहीं करता। कि बुक में समझाने की कोशिश की जा रही है कि टी का प्राइस बढ़ने से लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, कॉफी का प्राइस बढ़ने से लोग, लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल आपको बोलूंगा, बुक में क्या लिख के आना, पेप्सी और कोक ऐसे लिख के आओ। कोल्ड ड्रिंक बिवरेज की बात करो आप, क्योंकि टेस्ट भी सेम है, लगभग कंपनियों का फर्क है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि प्राइस भी लगभग सेम ही होता है इनका। आप दूध की बात करो, अमूल और मदर डेयरी, कितना फर्क है बताओ? 50 पैसे का फर्क भी नहीं मिलेगा आपको। और एक सेकंड अगर एक दिन अमूल बढ़ाएगा, 2-3 दिन बाद मदर डेयरी बढ़ा देगा। मदर डेयरी का रिस्पॉन्स कौन करेगा? तो समझने के लिए क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिस्पॉन्स किसे पड़ता है, जिस गुड्स की हम बात करते हैं। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, उसके साथ जो यूज होगा। गाड़ी खरीदने जा रहे हो, पेट्रोल का खर्चा बियर करना पड़ेगा। मोबाइल खरीदने जा रहे हो, रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप खुद सोचो, जिस गुड्स की आप बात कर रहे हो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगी है, तो आप मेन गुड्स को कम खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। लेकिन जिस गुड्स को आप खरीदने की बात करो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ती आपको पता है, तो आप उसको लोगे। समझ में आया? 2 प्रकार की गुड्स कौन सी हुई, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए बुक में, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये तो पता ही है, मैंने आपको चैप्टर शुरुआत में बताया कि इनकम से ही सारा कुछ चलने वाला है। मेरी इनकम गिर जाएगी, मेरा रेवेन्यू गिर जाएगा, तो कहाँ की डिमांड, कहाँ की सप्लाई, कहाँ का मेरा सब्स्टिट्यूट, कहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे मेन फैक्टर तो यही हुआ, इनकम ऑफ
कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर के बढ़ने से हम मानते हैं कंज्यूमर ज़्यादा खर्च करता है और इनकम गिरने से कंज्यूमर कम खर्च करेगा। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जिस गुड्स का हमें टेस्ट है, जिस गुड्स को हम प्रेफर करते हैं, जो गुड्स हमारी ज़रूरत है, नीड है, उस पर हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, और जिस पे नीड हमारी नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, उसका रिस्पॉन्स हमारा अलग होता है। तो डिमांड को प्रभावित करने का एक फैक्टर क्या बना? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होता है? गुड्स को लेकर के उम्मीद, ये मुझे कितना बेनिफिट देगी फ्यूचर में। जैसे कभी कभी होते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं, महंगी से महंगी कोचिंग लगवाते हैं बच्चों को, उनको प्राइस से मतलब नहीं है, उनको ये फैक्टर क्या कर रहा है? एक्सपेक्टेशन। उनकी एक्सपेक्टेशन है अच्छी कोचिंग लगाएंगे, बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, प्राइस कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ भी हो सकती है। तो मैंने क्या बताया, ये सारे हमने क्या पढ़े? डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। तो कि एक फैक्टर प्रभावित करता है या ये सब मिलके प्रभावित करते हैं किसको? डिमांड। कौन कौन से फैक्टर? प्राइस का खुद का, प्रोडक्ट का खुद का प्राइस, प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री और उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, उसका इनकम कंज्यूमर का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशंस। देखो अब इसी को अगर हम पढ़ें कि मार्केट डिमांड फंक्शन बताओ, अभी हमने कौन सा पढ़ा? अभी हमने जो फंक्शन पढ़ा वो किसका था? डिमांड फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल। अब इसी को हम मार्केट एंगल से पढ़ेंगे तो सारे फैक्टर पिछले तो है ही हैं, दो फैक्टर और जुड़ जाएंगे। मैंने क्या बताया? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल मार्केट में क्या फर्क है? इंडिविजुअल होता है एक ग्राहक की बात कर रहे हैं हम, एक ग्राहक की थिंकिंग की बात कर रहे हैं, एक ग्राहक की पर्टिकुलर थिंकिंग की बात कर रहे हैं। जब आप मार्केट की बात करते हो तो क्या बात करते हो? पूरी मार्केट में कंज्यूमर की क्या मेंटालिटी है। तो दो पॉइंट और ऐड हो जाएंगे इसमें, एक पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ बायर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी क्या पॉइंट कहते हैं थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ। पॉपुलेशन साइज बोले, नंबर ऑफ बायर बोले, क्या कहता है? डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिमांड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब आप बताओ, पहाड़ी इलाकों में भी लोग रहते हैं, गांव में भी लोग रहते हैं, शहर के मुकाबले वहाँ की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ की डिमांड भी कम होगी। जहाँ कस्टमर कम वहाँ उस प्रोडक्ट की डिमांड भी कम। अब दिल्ली जैसे शहर में लोग कैसे खाना खाते हैं? जोमेटो से मंगाते हैं, स्विगी से मंगाते हैं, फूड पांडा से मंगाते हैं। गांव में तो अभी ऐसा नहीं है। इसका मतलब वहाँ कस्टमर कम, उस मेंटालिटी कस्टमर कम, तो वहाँ की डिमांड भी उस प्रोडक्ट की, उस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कम। तो पहला डिटरमिनेंट क्या हुआ? पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको थोड़ा सा देखो, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। इफ इनकम इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांड, इफ इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी लेस डिमांड। क्या मतलब? लोकेलिटी की बात करेगा, लोकेलिटी में मोस्टली पुअर पीपल है, इनकम बिलो लेवल है, तो उनकी डिमांड भी कम होगी। अगर उस लोकेलिटी में रिच क्लास ऑफ फैमिलीज है, इनकम ज़्यादा है उनकी, तो उनकी डिमांड भी कम होगी। मिक्सअप है, मिक्स है, तो उस पर एवरेज फर्क पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उस तरीके के लोगों की क्या है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड फंक्शन में डिमांड फंक्शन के पॉइंट सारे हैं, दो नई चीज़ क्या ऐड हो गई? एक तो पॉपुलेशन साइज और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्योंकि चैप्टर के बैकग्राउंड में मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी की बढ़ती है तो जनरली हम देखते हैं उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है, लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं। यही लॉ ऑफ डिमांड, यही लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड की मैंने क्या बताई है, सब पे एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं। मैंने आपको बताया रिच फैमिली पे प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए प्राइस के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने अभी क्या पढ़ा, एक्सपेक्टेशन होता है उनका अलग, समझ गए? वो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में देखते हैं। तो नॉर्मल सिनेरियो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब ये तो मैंने थ्योरी आप एंड और लिखोगे आप एग्जाम में, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन कहती है, मैं रीड कर रहा हूं, देखिए आप अपनी अपनी बुक्स में। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये डेफिनेशन पहले ही कह रही है कि
कि कुछ चीज़ों को साइलेंट अगर छोड़ दें, जो कि छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सब पे एप्लीकेबल नहीं है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है। लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो, अगर एग्जाम में आता है तो आपके डायग्राम बना के आ रहा है, जो मैंने आपको बताया, जो शेड्यूल की तरीके से मैंने बताया, आपको प्रूव करना है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, वो बताना है। और ये लिख के आना है आपको अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशन का मतलब मान्यताएं, क्या क्या चीजें मान के चलना पड़ेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। क्या मान के चलना पड़ेगा? Law of demand holds that other thing remaining same, here other thing refers to other factors other than own price of the commodity, thus other thing remaining constant means क्या? टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। मतलब है ना, बाकी सारे फैक्टर को सेम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कस्टमर वही गुड्स खरीदता है, तभी वो लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। दूसरा, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ बायर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। वरना देखो ना, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री में फर्क नहीं पड़ना, इसका मतलब सीधा प्राइस और किस पर रिएक्ट देखना है, commodity demanded, or consumer do not expect any significant change in availability of commodity in the near future। यानी उसको फ्यूचर के उस पर कोई उससे रिस्पॉन्ड नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो भी करंट की बात कर रहा है बस। अभी करंट में प्राइस बढ़ेगा तो मैं कम खरीदूंगा, अभी प्राइस गिर जाए मैं ज़्यादा खरीदूंगा, फ्यूचर से उसको कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ अगर मान के चलेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड पर्टिकुलर कमोडिटी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिए, वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज व्हेन इट प्राइस फॉल। आपके मन में डाउट भी आना चाहिए कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस के बढ़ने पे लोग कम खरीदते हैं और प्राइस के गिरने पे लोग ज्यादा खरीदते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस इज फॉल, या क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। दोनों का मतलब सेम है, आंसर दोनों का सेम है। क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, या दूसरा पूछ रहा है वो कि गुड्स की डिमांड क्यों कम होती है प्राइस बढ़ने पे। तो हम इसका आंसर कैसे दे रहे हैं? पहला इसका आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका कॉन्सेप्ट के लिए अलग से चैप्टर है, उसका नाम ही क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं हम यहाँ पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, मार्जिनलिटी derived from each successive unit goes on diminishing. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. यूटिलिटी का मतलब होता है परिपूर्णता। परिपूर्णता, मैं एक लेवल पे गुड्स से संतुष्ट हो जाता हूँ, एक लेवल के बाद मैं गुड्स से पक जाता हूँ, तंग आ जाता हूँ, सेटिस्फाई हो जाता हूँ, फिर मैं उसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। पहला रीज़न क्या हो गया? गुड्स से मिलने वाली परिपूर्णता, सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाली संतुष्टि, वो उसका डिटर्मिनेंट है। तो पहला क्या बोला? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। ये माना गया है कंज्यूमर खाते 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 उसका पेट तो भरेगा ना, या यूज करते 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 तो बोर हो जाएगा ना। तो पहला फैक्टर ये, ठीक है। दूसरा, इनकम इफेक्ट, अभी मैंने आपको पढ़ा है, इनकम बढ़ने पे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। Income effect refers to effect of quantity demanded when real income of buyer is changed owing to change in price of commodity. With a fall in price, real income increases. Accordingly, demand of commodity expand. Real income का मतलब होता है मेरी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, मेरी सैलरी सेम है, लेकिन किसी भी प्राइस का दाम गिरने हो जाता है, मेरी इनकम ज़्यादा हो गई अगर मैं ज़्यादा खरीद लूँगा तो। नहीं समझ में? रियल इनकम का मतलब होता है हकीकत में मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन अगर कोई पदार्थ पहले 100 रुपये का था, 50 है, मुझे लगता है मुझे 50 का फायदा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मुझे फायदा होने वाला है, जबकि फायदा हुआ नहीं है। होगा, वो भी होगा कब? जब खरीदूंगा, और अगर प्राइस और गिर जाए, आप ज़्यादा खरीद लिया, तो मुझे उस टाइम क्या लगता है, मुझे लगता है कि मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैं उस क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा करता हूँ प्राइस गिरने पर। दूसरा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी आपने पढ़ा कोक और पेप्सी, टी कॉफ़ी, ठीक है। Substitution effect refers to substitution of one commodity for the other when it become relatively cheaper. अगर मैं जो गुड्स खरीद रहा हूँ उसका सेम मुझे संतुष्टि दूसरी गुड्स से मिल सकती है, दूसरी कंपनी की है, वो अगर गिराएगी तो मैं वहाँ स्विच कर जाऊँगा। ये एक फैक्टर है।
ठीक है। और साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, when a price of commodity falls many more buyer can afford to buy it, accordingly demand for the commodity expand। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में अभी हमने पढ़ा था। देखो पूरे डिमांड के चैप्टर में आप देखो घुमा फिरा के वही वर्ड्स बोले जाएंगे जो मैंने डिमांड फंक्शन में हमने पढ़ा ना, डिमांड फंक्शन में पढ़ा ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी, टेस्ट, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वही चर्चाएं बार बार होंगी। अब यहाँ पे वही चीज आ गई, ऊपर अभी साइज ऑफ कंज्यूमर आया, सब्स्टिट्यूशन आया, इनकम इफेक्ट आया, है ना, मार्जिनलिटी नई चीज आई थी। अब डिफरेंट यूजेस क्या लिखा हुआ है, अब आप खुद सोचो। मैदा खरीदते हैं तो मैदा सिर्फ एक ही चीज बना पाते हैं, बहुत सी चीजें बनती है। तो इसका मतलब हम ये भी देखते हैं कि जो चीज हम खरीद रहे हैं उससे हम कितनी चीजों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कितनी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर एक कोई कमोडिटी ज्यादा जरूरतों को पूरा करती है तो हम उसको ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, अगर उसका सिंगल यूज है तो हम उसको कम खरीदने की कोशिश करते हैं, लिमिटेड लेते हैं। बात समझ में आ रही? देखो तो यही लिखा हुआ है, अ गुड्स में हैव सेवरल यूजेस। मिल्क फॉर एग्जांपल, इट इज यूज फॉर मेकिंग कर्ड बना सकते हो, चीज बना सकते हो, बटर बना सकते हो। ए प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूसेस, इट विल पुट टू डिफरेंट यूजेस, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर मिल्क एक्सपेंड। प्राइस का डिमांड कम हो गया, अब हमारा दिमाग क्या आएगा, अरे ले लेते हैं, पियेंगे तो क्या करेंगे, दही बना लेंगे, बटर बना लेंगे, घी बना लेंगे, कोई और चीज बना लेंगे। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आप निकालो बुक में एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी जो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, अब आप अपनी बुक से एक्सेप्शन निकालो, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जहां पे उल्टा पड़ जाता है। हालांकि हमने एक ऐसी चीज डिस्कशन कर लिया कि लॉ ऑफ डिमांड की भी क्या है, अजम्पशंस हैं। अजम्पशन का मतलब लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब आप उन चीजों को मान के चलोगे। तो वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। एक्सेप्शन मतलब मैंने क्या समझाया आपको, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता या उल्टा पड़ जाता है। नॉर्मली क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, बताइए। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ने पे डिमांड ऑफ कमोडिटी गिरेगी, यहां पे उल्टा हो जाएगा, यानी यहां पे रूल नहीं लगेगा। तो कहां पे है, देखो तीन चीजों की हम डिस्कस करेंगे। पहला, आर्टिकल ऑफ, पहला पॉइंट है हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या मतलब, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दीज गुड्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज ऑफ देयर प्राइस आर हाई, इन देयर प्राइसेस फॉल दे बिकम नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल। ध्यान समझना, महंगे फोन लेना, महंगी गाड़ियां लेना, महंगे कपड़े पहनना कुछ लोगों का स्टेटस सिंबल है, कुछ लोगों का क्या है, सिंबल है। यानी ऐसे भी आजकल ग्राहक हैं जो महंगी चीज लेते ही महंगी चीज, और अगर उस चीज का प्राइस कम हो जाए तो वो उसको नहीं लेते, उसको डाउट करते हैं। जैसे आईफोन, अभी अगर आईफोन 10,000 का मिलना शुरू हो जाए, आपको लगता है आईफोन लोग सब खरीदेंगे? एक के बाद आईफोन की डिमांड ही कम हो जाएगी, क्योंकि लोग आईफोन खरीदते ही क्यों हैं, क्योंकि उनको स्टेटस दिखाना है। BMW, मर्सिडीज गाड़ियां क्यों खरीदते हैं लोग, स्टेटस सिंबल है वो। तो यानी वहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। अगर आईफोन का नया मॉडल आएगा तो एग्जिस्टिंग मॉडल से महंगा होगा या सस्ता होगा, महंगा होगा, फिर भी लोग खरीदेंगे, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा। तो पहली चीज क्या आ गई, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। यहाँ पे क्या देखना है, स्टेटस सिंबल। ठीक है, दूसरी चीज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होती हैं, देखो ध्यान से, देखिए बुक में, गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स showing very high negative income effect. As a result, when price of such commodity falls, their demand also fall, even when they happen to be relatively cheaper than other goods. This is particularly known as Giffen paradox. ये क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्राइस कम भी हो जाए तो भी हम ज्यादा नहीं लेते। हम क्या करेंगे ज्यादा लेके, आप एक बात बताओ, जैसे कुछ चीजें आप बताओ जिसके दाम कम होने पे भी हम ज्यादा नहीं लेते, उतना ही जितने हमें जरूरत है। जैसे नमक, बात समझ रहे हो आप, क्या नमक का प्राइस कम, ज्यादा नमक करेंगे हम तो उतना ही खाते हैं ना जितना हम सब्जी में डालते हैं, कोई फल फ्रूट्स तो है नहीं वो, समझ रहे हो आप। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जिसका रिस्पॉन्ड हम उस पर नहीं करते जितना लॉ ऑफ डिमांड कहता है, उसका प्राइस गिरने पे हम घर नहीं भर लेंगे। ठीक है, वो गिवन गुड्स हो गई। इरेशनल जजमेंट, ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस
and it is irrational judgment. Perhaps it is owing to huge price differences between organic and non-organic product in the market. Then richer section of society consider organic product on a very high quality. According to quantity demanded of these products, they has intended rise fall their price and extremely high. अब देखो क्या है, देसी दवाई, विदेशी दवाई, होम्योपैथिक इलाज, एलोपैथिक इलाज। तो कुछ कस्टमर इस तरीके से भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब बाहर की चीजें, मैं बाहर चीज नहीं खाता, मैं घर का खाना पसंद करता हूँ। चाहे भले घर का खाना मुझे 50 रुपये थाली पड़ रहा है, बाहर 10 रुपये थाली मिल रहा है, मैं घर का ही खाऊंगा, क्योंकि मेरा क्या है, मैं एक क्वालिटी कॉन्शियस पर्सन हूँ, मैं क्या है, स्टैंडर्ड है मेरा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है इरेशनल जजमेंट। अगर मेरा जजमेंट मेरा ऐसा है कि मैं किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेता हूँ, तो मुझे उस पर कोई प्राइस पे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस पर प्राइस से नहीं इफेक्ट होता। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड आए थे आपके पास, रैशनल और इरेशनल जजमेंट। डिसीजन मेरा ऐसा है, मैं रैशनल कब हूँ, जब मुझे सामने वाला प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इरेशनल तब हूँ जब प्रभावित हो जाता हूँ। प्रभावित कैसे हो जाता हूँ? प्रभावित कैसे हो जाता हूँ? मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आजकल, ठीक है, मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। मैं अपने इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में क्लास लेने जा रहा था, गली में लड़ाई हो रही थी, गली में लड़ाई हो रही थी, मैं देखने खड़ा हो गया, 2 लोग लड़ रहे थे। अब बताओ, मैं प्रभावित हुआ नहीं प्रभावित हुआ? प्रभावित हुआ। क्या मैं रैशनल हूँ? मतलब प्रभावित हो गया ना। अगर मैं सच में बिजी हूँ तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्लियर? चलो अब हम लोग टॉपिक देखते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, और दूसरा है इसी के साथ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये कुछ भी नहीं है, जो हमने डिमांड के अभी तक जो डायग्राम देखे, शेड्यूल देखे, उसी से नीचे, उसी से अंदर थोड़ा सा हम गहराई में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आता है। ठीक है, एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक है चेंज इन डिमांड। पहले इसको समझते हैं इस चार्ट से। देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझो क्या लिखा हुआ है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को और क्या बोल सकते हैं हम? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मतलब आपका जो डिमांड कर्व है, जो कैसे बन रहा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसी में चेंज आ रहे हैं, इसी में चेंज आ रहे हैं, इसी में क्या हो रहा है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है ना। मूवमेंट क्या होता है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी कर्व में ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्यों हो रहा है बताओ? ड्यू टू प्राइस। क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्राइस। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्यों होता है? इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे यूँ आप जाते हो तो ये क्या बोलेंगे हम? एक्सटेंशन, और यूँ वापस जाते हो तो कॉन्ट्रैक्शन। यानी इधर होता है बढ़ना, देखो ना, क्वांटिटी यहाँ बढ़ रही है, बढ़ रही है, और कब बढ़ेगी? जब प्राइस गिरेगा। तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होती है? कॉज बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अपने खुद के प्राइस गिरने से डिमांड क्या होती है? एक्सटेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? कब होती है? कॉज इंक्रीज इन ओन प्राइस। तो यहाँ पे अगर जो जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं उसके खुद के प्राइस की वजह से अगर डिमांड कम घट रही है तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर अदर फैक्टर की वजह से होगा तो ये शेड्यूल में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? इधर आ जाओ, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड इसे क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर। शिफ्ट कैसे होता है? देखो यहाँ पे देखो, ये शिफ्ट हो रहा है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका प्राइस है, और ये आपकी क्वांटिटी है। अब इसके प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ हो गई, इसे क्या बोलेंगे? बढ़ गई। लेकिन अगर बढ़ गई तो इसके पैरेलल लेना पड़ेगा, तो पॉइंट तो यहाँ पे मैच करेगा, ऐसे यहाँ आ गया पॉइंट तो। और अगर क्वांटिटी कम हो गई तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब डिमांड कर्व यूँ बनेगा या फिर यूँ बनेगा, यानी इसे बोलते हैं यहाँ से यूँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, इसे बोले शिफ्ट। डिमांड कर्व क्या होगा? या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रीज़न क्या है? प्राइस के अलावा अदर फैक्टर हमने पढ़े थे ना, याद है? डिमांड फंक्शन पढ़ा था जिसमें कई सारे फैक्टर थे, रिलेटेड प्राइस, बहुत सारे रीजन पढ़े थे हमने, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर। और यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? उसके खुद के प्राइस की वजह से डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन डिमांड
और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या है, यहाँ से ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। इंक्रीज इन डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट ड्यू टू शिफ्टिंग राइट कॉज बाय चेंज इन फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस। यहाँ पे जो इस डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, ऑन प्राइस के अलावा वाले फैक्टर। अलावा मैंने पढ़ाया आपको, अदर कोई भी चीजें हो सकती हैं। समझ में आ गई चीजें। एक है शिफ्ट, सॉरी एक है मूवमेंट और एक है शिफ्ट, एक है मूवमेंट एक है शिफ्ट। क्लियर। देखो अब हम यहां पे देखते हैं रीजंस, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं हम, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्यों बढ़ रही है, तो मैंने कहा था कि दो चीजें हमने पढ़ी, शिफ्ट और एक मूवमेंट। तो ये कौन सा रीजन है, सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड, ये शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, डिमांड कर्व का बढ़ना। ये नॉर्मल डिमांड कर्व है, ये पी है, ये क्यू है। क्यू आपने बढ़ा दिया, मतलब इसी प्राइस पे आपका क्यू कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब अब यहाँ आ गए, तो इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट। देखो ये फॉरवर्ड शिफ्ट। और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ हो गई, मतलब आप कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, प्राइस वही है, तो इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे बोलेंगे फॉरवर्ड, इसे बोलेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड कब शिफ्ट होती है, जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो हमने इसे ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। अदर फैक्टर, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल हो गई, मोबाइल सस्ता हो गया, तो रिचार्ज सस्ता हो गया, हमने मोबाइल लेना शुरू कर दिया। व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर क्या हो गया, फेवर में आ गया, हमें गुड्स पसंद आ गई, है ना। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द फ्यूचर, हमें लग रहा है आगे ये चीज़ नहीं मिलेगी, अभी खरीद लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारे अदर फैक्टर्स। क्या प्राइस में कोई बदलाव हुआ, खुद के प्राइस में, तो जब खुद के प्राइस के अलावा कोई फैक्टर डिमांड कर को प्रभावित करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर। तो ये कौन सा शिफ्ट है, फॉरवर्ड। और बैकवर्ड कब होगा, जब इसका अपोजिट, इनकम कम हो जाएगा, प्रेफरेंस हमारा नहीं रहेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो उसे खरीदेंगे हम। क्लियर। अब देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या टॉपिक का नाम है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। मतलब हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स कितनी होती हैं, दो, एक सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री, अफेक्ट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब मैं एक गुड्स की बात करूंगा और दूसरे गुड्स के उससे रिलेशन में इसकी डिमांड चेक करूंगा। जैसे एक बार हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स को और एक बार हम डिस्कस करेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं मोबाइल। मोबाइल का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूट जिसकी जगह आप यूज कर सकते हो, टैब यूज कर सकते हो। मैं मोबाइल में बात करने की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये ऐसे बात करो आप, इसका सब्स्टिट्यूट ज़्यादा ठीक नहीं है, आप ऐसे बात करो, कोक और पेप्सी, ऐसे बात करते हैं। एक कोक भी पी सकते हैं आप, पेप्सी पी सकते हो। तो अगर हम कोक की बात करें तो हम इसका प्राइस से इसकी डिमांड की चर्चा करेंगे। हम ये पढ़ रहे हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, यानी इसके प्राइस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो जरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ जाए, यानी हम अगर पेप्सी कोक की बात कर रहे हैं और पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग इसको पीना कम कर देंगे। क्लियर। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज हो जाए, इसका प्राइस डिक्रीज हो जाए, तो लोग यहां से यहां आ जाएंगे, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके प्राइस के घटने बढ़ने पे। इसे बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। और किसका रिलेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में एग्जांपल क्या हो सकता है, मोबाइल तो सिम भी लेना पड़ेगा। अगर व्हीकल लेते हो गाड़ी तो पेट्रोल डलाना पड़ेगा। तो अगर मैं गाड़ी की बात करूं और पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, तो लोग गाड़ी कम लेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो बैटरी वाली लेंगे, ई रिक्शा लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेंगे। अगर पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, अचानक कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो लोग गाड़ियों का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं इसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके प्राइस घटने बढ़ने पे। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो आप बताओ ये कौन सा है, इसे आप क्या बोलोगे, मूवमेंट या शिफ्ट। ये शिफ्ट हुआ ना, क्योंकि प्राइस दूसरे का, यानी रीजन कोई और चीज़ का हुआ ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कर्व बनाऊँ,
ये है मेरा नॉर्मल कर्व पेप्सी का, सॉरी कोक का मैं यूज़ करता हूँ, इतनी क्वांटिटी खरीदता हूँ इस प्राइस पे, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। लेकिन अचानक से इसकी डिमांड इतनी हो गई, डिमांड इसकी इतनी हो गई, इसका प्राइस सेम है, इसका प्राइस सेम है, तो यानी मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, यानी मेरा डिमांड कर्व यहाँ आ गया फॉरवर्ड। तो इसका मतलब मैं ये पता करूंगा कि ये पता करूंगा कोक का प्राइस जरूर कम हुआ होगा, सॉरी बढ़ा होगा, तभी लोगों ने इसका कंजम्पशन ज़्यादा कर दिया। तो ग्राफ अगर बनाने का बना लेंगे हम। ऐसी अगर दूसरी बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये मेरा नॉर्मल ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ आपको एक बार ऐसे बना के दिखा देना है, ये हुआ सॉरी ये हुआ P, ये हुआ Q, आप यहाँ पे हैं, अचानक से इसकी डिमांड कम हो गई, आप यहाँ इतना मांग रहे हैं, अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई, प्राइस तो वही है, यानी आप हो तो यही, तो इसका मतलब कम क्यों हो गई, कुछ और रीज़न है, इसकी रिलेटेड जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका प्राइस बढ़ गया होगा। तो ये रटना नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ने से जिस गुड्स की बात कर रहे हैं उसका डिमांड कम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ उल्टा है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया टॉपिक। लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, हमारा ये डिमांड का चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक कुछ नहीं है, हम इसका ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। 3 टाइप की गुड्स की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और गिफन गुड्स। 3 टाइप की गुड्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स का मतलब है जिसका प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स। प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुआ, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ा, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स पे ये प्रभाव होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है नॉर्मल गुड्स में, नॉर्मल गुड्स इज दैट गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, मतलब इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ा देते हैं, और प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है, प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ जाती है, उल्टा, और इसका उल्टा। क्लियर। इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, इज दैट गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम बढ़ने पे लोग उसकी डिमांड नहीं बढ़ाते बल्कि कम कर देते हैं, अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहते। इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जिसका हम कंजम्पशन पहले भी कम करते थे, आज भी कम करेंगे, और अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो भैया हम ऊपर जाएंगे, नीचे थोड़ा ना आएंगे। बात समझ में आ गई। गिफन गुड्स कौन सी हैं, गिफन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स हैं, ध्यान रखना, वो इन्फीरियर गुड्स हैं हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। डिमांड से थोड़ा सा अलग है, देखो ना, सॉरी नॉर्मल गुड्स से थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल गुड्स में क्या लिखा था, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, वो नॉर्मल गुड्स है। यहाँ क्या लिखा है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम बढ़ेगी तो इनका कंजम्पशन हम नहीं करेंगे, कम करेंगे, लेकिन प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। हाँ, प्राइस बढ़ने पे हम ज़्यादा ले सकते हैं, ऐसी कई गुड्स होती हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ जाए, हम आमदनी बढ़ जाए, थोड़ा सा रिच चले जाए हैं, तो हम कंजम्पशन कम करते हैं, हम थोड़ा हाई क्लास में जाना चाहते हैं। लेकिन प्राइस कम हो जाए, मान लो मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी 30,000 रुपये से 50,000 रुपये हो जाए, तो मैं फ़ोन कौन सा लूँगा, अच्छा या बुरा, या जो पहले लगता थोड़ा अच्छे मॉडल पे जाऊँगा। तो इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे इनकम इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ा, यानी ये वाली गुड्स गिफन कैटेगरी में तो नहीं आई, ये तो किस में आई, ये तो इन्फीरियर में आई, कि मैं अगर इनकम बढ़ रही तो सीधा जा रहा हूँ उसके ऊपर, इनकम इफेक्ट इज सॉरी। तो मोबाइल के एग्जांपल में मैंने आपको बताया, इनकम बढ़ने से हो सकता है कुछ लोग मोबाइल महंगा वाला ले लें, ठीक है, मोबाइल महंगा वाला ले लें, तो इसका मतलब उनका इनकम इफेक्ट क्या हो रहा है, फिर तो पॉजिटिव हुआ, उस गुड्स के प्रति पॉजिटिव हुआ, तो वो गिफिन में तो नहीं आई, वो मोबाइल गिफिन में तो नहीं आया, और सच में मोबाइल गिफिन कैटेगरी में आता भी नहीं है। मोबाइल किस कैटेगरी में आता है, इनकम बढ़ते हैं तो लोग मोबाइल अच्छा लेते हैं, मोबाइल ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो गिफिन गुड्स में क्या लिखा है, इन्फीरियर की वो गुड्स हैं जिसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, मतलब इनकम बढ़ने पे डिमांड नहीं गिराते, उल्टा कम कर देते हैं। इनकम बढ़ेगी तो मैं उसको नहीं खरीदूंगा, मैं हाई क्लास में जाऊंगा, अच्छे गुड्स में कंज्यूम करूंगा उसको छोड़ के। और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, प्राइस अगर कंपनी गिरा देगी उस सामान का तो ले लेंगे हम थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा अपनी इनकम से उसको नहीं रिलेशन में लाएंगे। इनकम बढ़ने पे हम अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराएंगे, लेकिन उस प्राइस का दाम गिर जाए उस गुड्स का तो हम उसको ज़्यादा ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, 3 प्रकार की। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिमांड का चैप्टर कवर। अब आप पढ़ो, डाउट पूछो, जो भी आता है आप मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जैसे ही पूछना है, ठीक है।
बाय, थैंक यू।